नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटोर जतिन मदान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गाइडली। सो गाइज, इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग एडिटोरियल एंड एडिटोरियल के माध्यम से हम लोग दो चीज़ें स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा वोकैबुलरी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एडिटोरियल क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और उसे हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, इसके लिए प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हियर वी गो। तो सबसे पहले जो एडिटोरियल के अंदर हमारी वोकैबुलरी है उसे हम देख लेते हैं। तो वोकैबुलरी में सबसे पहले है अडहेरिंग। वर्ड है अडहेरिंग। अडहेरिंग का मतलब क्या होता है? बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस, और वी कैन से स्टिक टू रूल्स। रूल्स का अनुपालन करना, कॉम्प्लाई करना, कॉम्प्लाई करना, comply with rules, comply with rules, conform to rules, conform to rules, इसे आप बोलते हैं अनुपालन करना। और वी कैन से स्टिक टू, स्टिक करना, बॉन्ड, अटैच करना किसी चीज़ से, या बोले फॉलो करना, टू फॉलो, अबाइड बाय, अबाइड बाय। तो ये सभी के सभी इनका मतलब निकल के आता है अनुपालन करना। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसओबे करना, मतलब कि पालन ना करना, और अबैंडन कर देना, त्याग देना, रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना, और बोल सकते हैं आप रिफ्यूज़ कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, डेजर्ट कर देना, त्याग कर देना। ठीक है जी। हमारे पास में एग्जाम्पल क्या है? आई डो नॉट अडहेयर टू एनी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। इसका मतलब है किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को स्टिक नहीं करता, फॉलो नहीं करता। उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है ट्रिगर। ट्रिगर वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन ऑफ फियर। जब एक यू कैन से किसी चीज़ के होने से जब सोसाइटी के अंदर कोई फियर पैदा होता है तो उसे आप बोलते हैं ट्रिगर करना। शॉक, एंगर और वरी। सो प्रॉम्प्ट, प्रोवोक इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, समथिंग हैज़ प्रॉम्प्टेड दिस थिंग, और वी कैन से इट हैज़ प्रोवोक्ड। प्रोवोक का मतलब भड़का देना किसी चीज़ को। और एंटोनिम हो जाएगा काम करना, पेसिफाई करना। व्हेन यू आर ट्रिगर्ड, इसका मतलब है जब तुम्हें उकसाया जाता है। इट कैन बी हार्ड टू थिंक रैशनली, तो आप लॉजिकली सोच नहीं पाते हैं। रैशनली का मतलब होता है लॉजिकली। उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अडहेयर का मतलब स्टिक करना होता है, ट्रिगर का मतलब होता है प्रोवोक करना। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीम, डीम का मतलब होता है कंसिडर्ड। टू कंसिडर और जज समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। जब आप किसी चीज़ को जज करते हैं, समझते हैं, मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसे बोलते हैं डीम। सिनोनिम्स हैं कंसीव और कंसिडर, समझना, रिकॉग्नाइज करना, मानना, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना, मानना। एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना। एग्जाम्पल है अ मूवी डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर ऑल एजेस। एक ऐसी मूवी जो कि समझी जाती है एप्रोप्रिएट यानी कि सूटेबल, हर किसी एज ग्रुप के लिए सूटेबल। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है तथाकथित रूप से, यानी कि अपेरेंटली। आप बोल सकते हो लगता है कि सही है पर एक्चुअली वो सही नहीं है। दो नॉट नेसेसरीली सो। अपीयर्स और स्टेटेड टू बी ट्रू, लगता है कहा जो गया है वो सही है बट एक्चुअली वो सही नहीं है। इसका मतलब है ऑस्टेंसिबली। इसका सिनोनिम है डायरेक्टली अपेरेंटली और सीमिंगली। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है बट एक्चुअली नहीं है वो। रियली का मतलब सही मायने में, सही रूप में। ट्रूली ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल है द पार्टी सेक्रेटरी रिजाइंड। पार्टी के सेक्रेटरी ने रिज़ाइन किया ऑस्टेंसिवली फ्रॉम इल हेल्थ। और ऐसा कहा जाता है कि इल हेल्थ की वजह से उसने रिज़ाइन किया, पर एक्चुअली उसने इल हेल्थ की वजह से नहीं किया। इसका मतलब ये है। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। अनविलिंग का ना अनिच्छुक, किसी काम को करने की इच्छा ना रखना, दैट इज रिलक्टेंट। ओके, अनविलिंग एंड हेजिटेंट। ओके, सिनोनिम्स हैं आपके डिसइंक्लाइंड, रेजिस्टेंट, और एंटोनिम्स हो जाएंगे विलिंग और ईगर। आई वॉज हैविंग सच अ गुड टाइम, आई वॉज रिलक्टेंट टू लीव। मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पर, मुझे मज़ा आ रहा था वहाँ पर, एंड मैं अनिच्छुक था वहाँ से जाने
के लिए। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट। उम्मीद करूँगा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब अटैक होता है, मेक अ फिजिकल अटैक, हिट करना, स्ट्राइक करना। वायलेंस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स है डिफेंड करना, नॉन वायलेंट। ही प्लीडेड गिल्टी, उसने अर्जी लगाई कि वो गिल्टी है, टू असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर, टू असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक करने के लिए उसने गिल्टी अपने आप को करार दिया, उसने मान लिया कि वो उसने जुर्म किया है पुलिस ऑफिसर पर अटैक करने के लिए। इकोलॉजिकल इज रिलेटेड टू concerned with relation of living organisms to one another and to their physical surroundings। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग प्लांट्स के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमें वेजिटेबल्स भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, खाने की वस्तुएं भी देते हैं, बाकी ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारा जो रिलेशन है पेड़ पौधों के साथ, एनिमल्स और प्लांट्स, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, वी कैन से दैट इज़ इकोलॉजी। सिनोनिम्स हैं इको फ्रेंडली एंड कंजर्वेशन, और एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्ट्रक्शन। पोल्यूशन इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द ओशंस। तो पोल्यूशन से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, यानी कि जो ओशंस का वातावरण है, यू कैन से, वो पूरा का पूरा ख़राब हो रहा है। इस पर एक सीरियस थ्रेट वो डाल रहा है पोल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। काम असेसमेंट। काम असेसमेंट का मतलब होता है, काम का मतलब शांति, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, एस्टिमेशन, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन। ओके, किस चीज़ का इवेल्युएशन है, वो भी शांति रूप से। ऑन द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट का मतलब है लिमिट, हद, ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो कि समझे जाते हैं, ऐसी स्थान जो कि समझे जाते हैं फॉरेस्ट के रूप में। तो हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं कौन कौन से फॉरेस्ट को डीम्ड फॉरेस्ट कहा गया। ओके, तो किन किन फॉरेस्ट को हम, मतलब किन किन जगहों को हम फॉरेस्ट कह सकते हैं, इसके ऊपर मूल्यांकन करना है, उसके ऊपर असेसमेंट करना है। उम्मीद करूँगा ये टॉपिक का नाम क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ पुट ऑन पॉज, पॉज का मतलब विराम लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। एन एम्बिशियस एफर्ट, एम्बिशियस का मतलब होता है चैलेंजिंग, एक चैलेंजिंग एफर्ट, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रयास। कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है। टू अमेंड, अमेंड का मतलब होता है इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना। अमेंड का मतलब क्या होता है, इम्प्रूव करना। इंडियाज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉज लगा दिया है सेंटर के प्रयासों पर। सेंटर प्रयास कर रहा है, किस चीज़ का प्रयास कर रहा है, वो अमेंड करना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है इंडिया के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को 1980 को। दैट वाज ब्रॉट इन टू चेक, जो कि लाया गया था टू चेक। चेक का मतलब होता है रेगुलेट करना, कर्ब करना, रोकना, कंट्रोल करना, और वी कैन से रोकना, कंट्रोल करना और रोकना, कर्ब करना, कर्ब करना, ठीक है। वेंटन, वेंटन का मतलब रेकलेस, रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट, जो डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है फॉरेस्ट का, उस पर रोक लगाने के लिए जो कानून बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था, उसको अमेंड करने के लिए सेंटर प्रयास कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रयास को पॉज कर दिया है फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस। तो यहाँ पर जो वेंटन रेजिंग होती थी, जो डिस्ट्रक्शन किया जाता था फॉरेस्ट का नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया 1980। तो उसके अंदर अमेंडमेंट करने की कोशिश कौन कर रहा है, सेंटर, जिसे पॉज लगा दिया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अकॉर्डिंग टू द सेंटर, सेंटर के अनुसार, एन एस्टिमेटेड 4 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैड बीन डाइवर्टेड फ्रॉम 1951-75। तो डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी फॉरेस्ट लैंड है, उसका इस्तेमाल आपने फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ को छोड़कर, यानी कि प्लांटेशन के लिए छोड़कर आपने किसी और एक्टिविटी के लिए कर लिया, वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर दी, तो उसे बोलते हैं कि आप डाइवर्जन। तो यहाँ पर 1951 से लेकर 1975 तक बहुत सारी जो 4 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया, मतलब कि उसे नॉन फॉरेस्ट्री चीज़ों के लिए यूज़ किया गया। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के तहत फॉरेस्ट could no longer be diverted without adhering to a regulatory mechanism,
बिना रेगुलेटरी मैकेनिज्म को फॉलो किए, राइट, अडेयर का मतलब फॉलो किए बिना आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं इस लैंड को, ठीक है, नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए, ऐसा सेंटर ने कहा। एज ए मेजर ऑफ इट्स सक्सेस, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल एक्ट था, द सेंटर कैलकुलेट्स दैट, सेंटर ने कैलकुलेट किया फ्रॉम 1981 से 2022, मतलब 1981 से 2022 तक, द एवरेज एनुअल डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैड रिड्यूस्ड टू अबाउट 22,000 हेक्टेयर्स। तो ये रिड्यूस होकर के 22,000 हेक्टेयर लैंड तक ही रह गया, और अबाउट अ टेंथ ऑफ व्हाट इट वाज फ्रॉम 1951 से 75, 1951 से 75 के बीच में जितना फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए डाइवर्ट किया गया था, उसका केवल और केवल 10वां हिस्सा ही इतने ईयर्स के अंदर वो नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के अंदर हुआ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि ये जो फॉरेस्ट एक्ट सेंटर के द्वारा पास किया गया था, पास करवाया गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। However, पर द प्रोविजंस ऑफ दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून, इसके जो प्रावधान हैं लार्जली अप्लाइड टू फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट्स का मतलब होता है बिग लैंड एरिया, ठीक है, तो ये लागू होते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स पर, ऐसे रिकॉग्नाइज एज सच बाय द इंडिया फॉरेस्ट एक्ट, जिनको कंसिडर किया जाता है इंडिया फॉरेस्ट एक्ट के तहत, वहीं पे ये कानून लागू होता है। और एनी अदर स्टेट लेजिस्लेशन, और किसी स्टेट लेजिस्लेशन पर भी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इलीगल टिम्बर फेलिंग, फेलिंग का मतलब होता है गिराना, टिम्बर को गिराया गया इन गुदालोर तमिलनाडु के अंदर, that is triggered the landmark Tamil Nadu this area judgment that saw the court take an expanded view of forest tracts worthy of protection। तो बेसिकली यहाँ पर ना क्या हुआ, इस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तमिलनाडु के एक एरिया के अंदर वेंटन फॉलिंग देखने को मिली। वेंटन का मतलब होता है रेकलेस, अंधाधुंध। टिम्बर फेलिंग देखने को मिला, टिम्बर एक लकड़ी होती है, राइट, उसको बहुत ही ज़्यादा देखा गया कि गिराया जा रहा है, और कोर्ट ने यहाँ पर एक एक्सपेंडेड व्यू फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स का देखा कि इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है ये, मतलब कि ये प्रोटेक्शन के काबिल है, इसको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वहाँ पर इलीगल फेलिंग ऑफ टिम्बर हो रही है। इट ऑल्सो सेड दैट, ये भी कहा गया, फॉरेस्ट हैड टू बी प्रोटेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे वर क्लासिफाइड, कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, कि फॉरेस्ट को तो आपको बचाना ही बचाना है। एंड हु ओन देम, कि वो सेंटर ऑन करता है, स्टेट ऑन करता है, डजेंट मैटर, आपको इसे बचाना ही होगा। दिस ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट, इससे एक डीम्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया। डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब कि ये जो भूमि है उसको आप फॉरेस्ट कह सकते हैं। और ट्रैक्ट्स दैट वर नॉट ऑफिशियली क्लासिफाइड सच इन गवर्नमेंट और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, और उन पर भी बात जाने लगी जिनको हम लोग अभी तक गवर्नमेंट के और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर हम लोग देख नहीं पा रहे थे, उन तक भी हम लोग देखने लगे, उस एरिया को भी हम लोग कंसिडर करने लगे थे जिनको अभी तक गवर्नमेंट या स्टेट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं रखा गया था। स्टेट्स वर आस्क्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एक्सपर्ट कमेटी, स्टेट्स को भी कहा गया कि आप कमेटीज़ बनाइए, एक्सपर्ट कमेटीज़ बनाइए, किस चीज़ के लिए, टू आइडेंटिफाई सच डीम्ड फॉरेस्ट, आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कौन कौन से फॉरेस्ट हैं। डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब होता है जिनको आप फॉरेस्ट कह सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको आप फॉरेस्ट कह सकते हैं। इन द 28 ईयर्स दैट हैव पास सिंस द जजमेंट, जब से जजमेंट हुई है 28 साल बीत चुके हैं। ओनली ए हैंडफुल ऑफ स्टेट्स, मतलब कि मुट्ठी भर स्टेट्स, यानी कि कुछ स्टेट्स ने ही, दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड सच कमेटीज़, ऐसी कमेटीज़ को बनाया है, और मेड पब्लिक द एक्सटेंट ऑफ सच डीम फॉरेस्ट विद इन इट्स टेरिटरीज़, यह दिखाया है कि ये सारे के सारे जो फॉरेस्ट हैं वो हमारी टेरिटरी के अंदर हैं, इनको हम डीम फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सेंटर ने कहा कि आप बताइए, जजमेंट में ये बताया गया था कि स्टेट्स को बताना ही होगा कि ये जो एरियाज़ हैं इनको आप डीम फॉरेस्ट कहते हैं, पर ना के बराबर ही स्टेट्स ने कोई कमेटी बनाई, जैसा कि बोला गया था कि आप कमेटी बनाइए, और ना के बराबर ही उन्होंने कुछ पब्लिक किया, कोई चीज़ को पब्लिक किया
कि ऐसे एरियाज जो डीम फॉरेस्ट हैं, द सेंटर्स अटेम्प्ट, सेंटर का अटेम्प्ट टू अमेंड, अमेंड का मतलब होता है इम्प्रूव करना, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज ऑस्टेंसिबली, जो सेंटर का जो अटेम्प्ट था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ये ऐसा लगता है अपेरेंटली, ऑस्टेंसिबली का मतलब हमें ऐसा लगता है कि टू ब्रिंग क्लैरिटी एज देयर वर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड, ये क्लैरिटी लाने के लिए था अमेंडमेंट, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जो थे ऐसे थे दैट हैड ऑलरेडी बी पुट इन नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस, जो कि पहले से ही नॉन फॉरेस्ट्री यूज के अंदर लाए जा चुके थे विद द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की परमिशन से ऐसे कुछ एरियाज जो कि नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए लाए गए थे, तो सेंटर का जो ये अमेंडमेंट था वो क्लैरिटी लाने के लिए था। देयर इज अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब फिर से ऑस्टेंसिबली यानी कि तथाकथित रूप से, द सेंटर से, सेंटर कहता है अ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब अनिच्छा, अनविलिंगनेस अमंग प्राइवेट सिटीजन्स टू कल्टिवेट प्राइवेट प्लांटेशंस, कि यहाँ पर अनिच्छा है प्राइवेट सिटीजन्स के अंदर कि वो प्राइवेट प्लांटेशंस और ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स का मतलब होता है बाग, कि बाग बगीचे वो नहीं लगाते, डिस्पाइट, इसके बावजूद, देयर सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, कि पेड़ पौधे लगाने के कितने अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके बावजूद वो लोग प्राइवेट जो यू कैन से जो प्राइवेट सिटीजन्स है वो नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? फॉर फियर दैट, ऐसा उनको डर लगता है, दे वुड बी क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, उनको फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाएगा, एंड दस रेंडर देयर ऑनरशिप वॉइड, रेंडर का मतलब कॉजिंग, और उनकी जो ऑनरशिप है और जो उनका ज़मीन के ऊपर अधिकार है वो हक छीन लिया जाएगा। उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने बाग बगीचे लगा लिए तो इसको भी फॉरेस्ट मान लेंगे सरकार, और हमसे वो जो ऑनरशिप है वो छीन लिया जाएगा। इंडियाज़ एम्बिशंस टू क्रिएट अ कार्बन सिंक, इंडिया का जो एम्बिशन है, एम्बिशन का मतलब होता है टारगेट है कि कार्बन सिंक को लेके आना है, 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन्स तक लेके आना है, ठीक है, कार्बन सिंक जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। टू मीट इट्स नेट ज़ीरो गोल्स, तो नेट ज़ीरो गोल्स को मीट करने के लिए हैव रिक्वायर्ड फॉरेस्ट लॉज, कि ऐसे कुछ कानूनों की ज़रूरत पड़ेगी, टू बी डायनेमिक, जो कि समय के अनुसार चेंज हो, डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज हो समय के अनुसार, एंड देयरफॉर, और इसलिए द रूल्स हैव सॉट टू रिमूव डीम्ड फॉरेस्ट, और रूल्स जो हैं वो चाहते हैं, मतलब कि सेंटर चाहता है कि डीम्ड फॉरेस्ट को आप रिमूव करो, नॉट ऑलरेडी रिकॉर्डेड एज सच, जिनको पहले से रिकॉर्ड नहीं किया गया है, फ्रॉम द एम्बिट ऑफ प्रोटेक्शन, इनको प्रोटेक्शन के एम्बिट से हटाया जाए, मतलब कि इनको डीम्ड फॉरेस्ट कंसिडर ही ना किया जाए, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं फॉरेस्ट के रूप में, जिनको नहीं माना गया, तो इनको तो आपको मानना ही नहीं है फॉरेस्ट। ऑल राइट, दिस हैज़ ट्रिगर्ड, तो इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली कोई आक्रोश पैदा हो जाएगा। इस ल्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस, की लोगों ने यहाँ पर अर्जी लगाना शुरू कर दिया। ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि साफ साफ लगता है, द अमेंडमेंट्स अपीयर एज एन असॉल्ट ऑन द एक्ट्स एम्बिशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, कि ये एक प्रकार का अटैक हो गया जिस चीज़ के लिए फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है। अगर हम लोग क्लासिफाइड फॉरेस्ट घोषित करना ही बंद कर दें किसी भी एरिया को, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो ऐसा फील होने लगेगा जैसे कि ये तो असॉल्ट है इस प्रकार के एक्ट पर। वाइल अ फाइनल जजमेंट इज पेंडिंग, जब अभी तक फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग है, द कोर्ट्स ऑर्डर टू द सेंटर, अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सेंटर को टू कंपाइल, कंपाइल का मतलब इकट्ठा करो, एंड मेक पब्लिक, और पब्लिक भी करो बाय अप्रैल तक, स्टेट्स एफर्ट्स एट रिकॉर्डिंग द एक्सटेंट ऑफ डीम फॉरेस्ट इज वेलकम, कि स्टेट ने जो रिकॉर्ड किया है कि ये एरिया डीम फॉरेस्ट है, सेंटर को आदेश दिया है कि स्टेट ने कितना एरिया डीम फॉरेस्ट के अंदर कंसिडर किया है, इसको जल्दी से जल्दी वेलकम किया जा रहा है, ये पब्लिक करना होगा सेंटर को। सेंटर को आदेश दिया कि कंपाइल करो, इकट्ठा करो, स्टेट का डेटा लेके आओ हमारे पास में। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, इट इज़ मियर कंजेक्चर, मियर का मतलब होता है ओनली, ओनली, कंजेक्चर का मतलब होता है गेस, ये तो सिर्फ एक गेस करना ही हो जाएगा, सरमाइज,
मैं लिख रहा हूँ कंजेक्चर के सिनोनिम्स, कंजेक्चर के, ओके। ये तो सिर्फ एक गेस ही हो जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ द सेंटर, सेंटर के पार्ट पर, दैट इंडियाज कार्बन सिंक इज बीइंग इम्पीडेड। इम्पीड का मतलब होता है कम करना, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है ड्यू टू इनसफिशिएंट प्राइवेट इनिशिएटिव। ये तो सिर्फ एक गेस करना ही हो जाएगा कि सेंटर को ये लगता है कि प्राइवेट इनिशिएटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो कार्बन सिंक ज़्यादा करना है हमें, राइट, तो वो बेसिकली इनसफिशिएंट, ये ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है क्योंकि प्राइवेट इनिशिएटिव ले ही नहीं रहा है, कदम ही नहीं उठा रहा है कुछ भी। ओनली अ डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट का मतलब होता है अनइमोशनल, अनइमोशनल असेसमेंट, मूल्यांकन ऑफ ग्राउंड रियलिटीज़, जो सच्चाई है एक्चुअली, जो साफ साफ हमें फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उनको आपने अनइमोशनली असेस करना है। ये ही आगे ड्राइव कर सकता है इस इम्पॉर्टेंट डिबेट को। इस डिबेट, ये डिबेट जो चल रही है, ये तभी फ्रूटफुल हो सकती है अगर हम इसका डिस्पैशनेट असेसमेंट करें। आई होप गाइज इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। What ambitious goal does India aim to achieve in terms of carbon sink and how does it relate to forest laws? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से ambitious goals हैं जो इंडिया एम करता है अचीव करने के लिए, और कैसे ये फॉरेस्ट लॉज को रिलेट करते हैं। पहला, India's ambitions to create a carbon sink of 2.5 billion thereby removes carbon dioxide from the atmosphere. बेसिकली कार्बन सिंक ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है 2.5 बिलियन, ऑलराइट। जबकि अगर हम गौर करें, हमारे पास में जो पैराग्राफ था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन्स को हमने यहाँ पर हासिल करना है, ना कि अभी तक किया है, ताकि हम नेट ज़ीरो गोल्स को हासिल कर पाए। गॉट इट। तो ये 2.5 से 5 बिलियन भी गलत हो जाएगा, ओके। 2.5 से 3 बिलियन इसका आंसर आएगा। दिस गोल नेसेसिटेट्स, इससे ये ज़रूरी बना देता है डायनेमिक फॉरेस्ट लॉज होने चाहिए, एंड रूल्स हैव सॉट टू रिमूव डीम फॉरेस्ट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ प्रोटेक्शन टू फैसिलिटेट दिस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और मैं आपको ज़्यादा जानकारी के लिए दिखाना भी चाहूँगा कि ये बात कहाँ लिखी हुई है। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर गाइस हमें ज़रूर लिखा हुआ है कि कितना वो चाह रहा है, 4 मिलियन हेक्टेयर्स। और इफ़ आई टॉक अबाउट, सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 से 3 बिलियन, हेयर इट इज मेंशन्ड, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why it is mentioned in the article that only a dispassionate assessment of ground realities can drive forward the debate regarding India's carbon sink? ऐसा क्यों mentioned है आर्टिकल के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ डिस्पैशनेट असेसमेंट ही ग्राउंड रियलिटीज़ का ये इस डिबेट को आगे लेके जा सकता है, राइट। सो देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिचुएशन। ग्राउंड रियलिटी का मतलब है एक्चुअल सिचुएशन, ये साफ साफ आ गया है, ऑन द ग्राउंड rather than relying solely on conjecture। conjecture का मतलब सिर्फ गेस के ऊपर आप काम ना करें, ऐसा लिखा हुआ है गाइस, ये सही है। दिस असेसमेंट इज क्रूशियल, ये जो असेसमेंट है इट इज़ क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड पॉलिसीज। ये जो असेसमेंट है इट इज़ क्रूशियल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ को बनाने के लिए रिगार्डिंग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है आइसोलेट करना, और वी कैन से कार्बन को कम करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ये असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। आर्टिकल एनकरेजेस द सेंटर टू एक्सटेंड द डीम्ड फॉरेस्ट। तो आर्टिकल एक्सटेंड बेसिकली एनकरेज करता है सेंटर को
कि आप डीम फॉरेस्ट को क्या करो, इंक्रीज करो, जबकि यहाँ पर सेंटर बार बार मना कर रहा है कि डीम फॉरेस्ट नहीं कंसिडर करने चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। द कार्बन सिंक हेल्प्स टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड बट कार्बन सिंक हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज इन इंडिया। ऐसा नहीं है, यूटिलाइज नहीं किया जाता। ये आधी बात सही है, आधी गलत है। तो वी कैन से दैट बोथ ए एंड बी आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट, ओके, व्हाट एक्शन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेक रिगार्डिंग द सेंटर्स अटेम्प्ट टू अमेंड द फॉरेस्ट एक्ट। तो कौन कौन से एक्शंस लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंटर के अटेम्प्ट को लेकर के, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको याद होगी, सुप्रीम कोर्ट ने पॉज कर दिया, जो अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहा था सेंटर, उसको पॉज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ पुट ऑन पॉज द सेंटर्स अटेम्प्ट यस टू अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और साथ साथ कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया सेंटर को कि आप इकट्ठा करो डेटा को और पब्लिक करो अप्रैल से पहले द एफर्ट्स मेड बाय स्टेट्स इन रिकॉर्डिंग द एक्सटेंट ऑफ, यस, जितने एफर्ट्स लगाए हैं स्टेट ने ना, तो उसको आप इकट्ठा करके बताओ। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ऑर्डर किया था। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आपका आंसर हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अलाउड द सेंटर्स अटेम्प्ट टू अमेंड, नो, अलाउ नहीं किया, पॉज लगाया था। द अमेंडमेंट्स अपीयर एज एन असॉल्ट, अमेंडमेंट जो था वो असॉल्ट के रूप में देखा गया, यस, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बात ये हो रही है, क्वेश्चन ये, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया। ये तो अमेंडमेंट्स तो खराब ही थे, राइट, अमेंडमेंट्स तो सेंटर करना चाह रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। टू अवॉइड अ मिसयूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट गिवन परमिशन टू रिवोक द एक्ट। तो यहाँ पर किसी भी एक्ट को कैंसिल, रिवोक का मतलब है कैंसिल करना, कैंसिल करने के लिए परमिशन नहीं दी, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी और डी तो गलत है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देयर इज अपेरेंटली, ओके, ऑस्टेंसिबली द सेंटर सेज द रिलक्टेंस अमंग प्राइवेट सिटीजन्स, सेंटर को ऐसा लगता है कि रिलक्टेंस है प्राइवेट सिटीजन्स के अंदर, जो कि प्लांटेशंस नहीं कर रहे, जो कि ऑर्चर्ड्स नहीं बना रहे, हालांकि पता है उनको कि इकोलॉजिकल बैलेंस है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाएगा, ये बात तो सही है। सेंटर 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड, अगर आप वहाँ पर देखते हैं पैसेज के अंदर तो 4 मिलियन फॉरेस्ट लैंड लिखा हुआ है, सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बी जो है वो सही है, मतलब ये गलत है, यहाँ पर 4 नहीं 5 नहीं 4 लिखा हुआ है अपने पैसेज के अंदर, अगर आप गौर करेंगे तो। ओके, द सेंटर्स अटेम्प्ट टू अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाज ऑस्टेंसिबली टू ब्रिंग क्लैरिटी, यस, ये क्लैरिटी के लिए ही था, ठीक है, कि जो नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के अंदर ऑलरेडी डाल दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से, तो ये बात सही है जो लिखी हुई है। और इलीगल टिम्बर फेलिंग हो रही थी तमिलनाडु के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन सोचा गया, कोर्ट ने यहाँ पर एक डिसीजन लिया कि ये जो ट्रैक्ट्स हैं वो वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है, इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, यस, ये भी सही है। तो जो गलत है वो बताना, तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस सेंटेंस में एरर निकालना है। इन द 28 ईयर्स दैट हैव पास्ड, 28 ईयर्स प्लूरल है, दैट हैव पास्ड तो हैव का इस्तेमाल किया है। सिंस द जजमेंट, जब से जजमेंट पास हुई है, ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्टेट्स, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेट्स ने ही, दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड सच कमिटीज़, ऐसी कमिटीज़ को बनाया है, और मेड पब्लिक द एक्सटेंट ऑफ सच डीम फॉरेस्ट, और पब्लिक किया है ऐसे फॉरेस्ट की एक्सटेंट को, हदों को, विद इन इट्स टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज में। सो गाइज, अगर मैंने बात की, यहाँ पर बात हो रही है स्टेट्स ने ऐसी कमिटीज़ नहीं बनाई हैं और ना ही बताया है कि ये हमारी टेरिटरीज में आते हैं, तो स्टेट्स के लिए आपको इट्स नहीं लगाना, आपको देयर लगाना है। उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑस्टेंसिबली का सिनोनिम आपको बताना है। ऑस्टेंसिबली का मतलब निकल के आता है अपेरेंटली, तथाकथित रूप में, जैसा कि कहा गया है, और वी कैन से परपोर्टेडली, परपोर्टेडली इसका सिनोनिम होगा। सिग्निफिकेंटली होता है इम्पोर्टेंटली, फ्रेंटिकली होता है मतलब एक डरते हुए मैनर में किया गया काम, फ्रेंटिकली, सिंसियरली भी सेम,
दैट इज़ जो काम बहुत निष्ठा से किया जाए, दैट इज़ सिंसियरली। कंडेम्ड का मतलब होता है सेंश्योर, और वी कैन से क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। परपोर्टेडली इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। परपोर्टेडली का मतलब तथाकथित रूप से, ऐसा कि जैसा कहा गया है बट उसका अपोजिट ही सही है। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? टू कॉज समवन टू लूज इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट खो दे कोई, नो। पोस्टपोन करना कुछ, नो। किसी डिवाइस को ऑपरेट कराना, पुट ऑन पॉज, मतलब कि सेंटर हैज़ पुट ऑन पॉज, किस चीज़ के ऊपर पॉज लगाया है? अमेंडमेंट के ऊपर पॉज लगाया, यस। टू कॉज समथिंग टू ऑपरेट, ठीक है। एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाना। टू लीव आउट द प्लेस, किसी प्लेस को छोड़ देना, नो। तो सही जवाब जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अपोजिट बताना रिलक्टेंस का, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, तो अपोजिट बताना है तो विलिंगनेस, ईगरनेस। तो विलिंगनेस तो इसका सिनोनिम हो गया, डिस इंक्लिनेशन भी सिनोनिम हो गया, हेजिटेशन और डिफिडेंस, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम जो होगा ईगरनेस है, ईगरनेस का मतलब उत्सुकता। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज क्लास गाइज। सो आई होप आपको ये चीज़ें सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। एंड इन दिस सेशन व्हाट वी डिड, हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जाना, हमने वोकैबुलरी को जाना। तो इस तरीके से हम लोग डेली एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी।